नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जी हां, अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में हमारी आज की जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या का दिव्य श्रृंगार। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर श्री राम मंदिर का श्रृंगार तो किया ही जा रहा है, साथ में पूरी अयोध्या नगरी की भी सजावट की जा रही है। यहां सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि समारोह में आने वाले अतिथियों को कोई परेशानी ना हो। राम नगरी में आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक उल्लास का संचार होने लगा है, क्योंकि अब वो शुभ घड़ी आने जा रही है जिसका वर्षों से राम भक्तों और श्रद्धालुओं को इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने का समय आ गया है। इसके लिए मंदिर परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। नगर अयोध्या में जो भी हमारे लोग आए, हमारे अतिथि आए, हमारे श्रद्धालुगण आए, वो एक स्वच्छ और साफ सुंदर अयोध्या की छवि लेकर यहाँ से जाओ। इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम। भगवान श्री राम के भव्य और अलौकिक मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज का दिव्य ध्वजारोहण 25 नवंबर को होने जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या के इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी, जब आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभाव का संगम आसमान पर होगा। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का 2 बार सफल ट्रायल किया जा चुका है और सभी तकनीकी तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं। दोनों बार एक तरीके से प्रयोग किया गया और दोनों बार सफल हुआ। और हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि 25 को यह पताका ऊपर लहराने लगे। अनुमान यह भी है कि यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः 1 बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। मंदिर के शिखर पर 11 फुट चौड़ी और 22 फुट लंबी विशेष पताका को रस्सी, पुली और मशीन की मदद से शिखर पर पहुंचाया जाएगा। धर्म ध्वज सिर्फ मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि शेषावतार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के 6 पंचायती मंदिरों पर भी ध्वज फहराया जाएगा। इससे पूरा क्षेत्र दिव्यता, शौर्य और परंपरा के रंग में रंग उठेगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ अयोध्या में मुस्तैदी और सुरक्षा में सख्ती की जा रही है। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और अयोध्या पुलिस के जवान अभी से सावधानी बरत रहे हैं। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनमें से 450 कैमरे येलो जोन में लगाए गए हैं। मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरना होगा। कार्ड पर मौजूद QR कोड की जांच के बाद ही मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ श्रद्धालुओं की रही है, विभिन्न मौकों पर ये काफी अधिक बढ़ती रही है, लेकिन किसी भी स्टेज पे कम नहीं हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ ये 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का जो पंचमी का अवसर है, प्रथमा से लेकर के पंचमी तक, इसमें लोग आते हैं, लगातार आश्रमों में रुकते भी हैं। हम उन सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। राम विवाह का पवित्र अवसर है। यहाँ पर अयोध्या जी की कुछ गिनी चुनी तिथियों में ये रहता है जहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं, जैसे रामनवमी है वैसे ही। तो उस भी तैयारियां पूरी की हुई हैं। यातायात को लेकर के डायवर्जन स्कीम्स भारी वाहनों के हैं वो किए गए हैं। राम मंदिर में पहली बार राम सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के बाद प्रयागराज एक बार फिर से एक बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के लिए तैयार हो रहा है।
यहां जनवरी में माघ मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके लिए संगम की रेत पर एक बार फिर से अस्थायी शहर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है प्रयागराज के संगम क्षेत्र में माघ मेले की तैयारियां तेज। देखिए, संगम की रेत पर हर साल लगने वाले देश और दुनिया के बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारियां तेज हो गई है। माघ मेले के लिए संगम के तट पर एक बार फिर से तंबुओं का शहर खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए जमीन को समतल करने का और साथ ही गंगा नदी के दोनों छोर को जोड़ने के लिए पंटून ब्रिज का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। बिजली विभाग की ओर से अस्थायी रूप से पोल लगाए जा रहे हैं और बिजली के तार खींचे जा रहे हैं, जिससे कि इस इलाके में मेले के दौरान बिजली की कोई दिक्कत ना हो। इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा, जिसमें 7 अलग अलग सेक्टर मौजूद होंगे। इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होने जा रही है। मेला अधिकारी के मुताबिक दिसंबर के महीने में संस्थाओं और कल्पवासियों को जमीनों का आवंटन कर दिया जाएगा। बच्चों के स्कूली बस्तों के बढ़ते बोझ से राहत दिलाने के लिए यूपी सरकार ने एक खास पहल की है, जिसके अंतर्गत अब एक शैक्षणिक सत्र के 10 दिन बच्चों को बैग लेकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की इस खास योजना का नाम आनंदम रखा गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है यूपी में सरकारी स्कूल के बच्चों को बिना बैग का आनंदम। जी हाँ, बैगलेस दिनों में बच्चों को स्कूल में खेलने कूदने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस योजना का मकसद स्कूल में प्रतिभाओं को पहचानना, निखारना और तराशना है। यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास लागू किया जा रहा है। मतलब इन दिनों बच्चों को स्कूल में अपना बस्ता लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को आनंदम नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आनंदम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 10 दिन बच्चों को बैगलेस स्कूल में आना है, यानी एक सेशन में 10 दिन बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल में आएंगे। उन दिनों में तमाम एक्टिविटीज कराई जाएंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को साल में 10 दिन तक स्कूल बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। इन दिनों में बच्चों को खेलकूद के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बहुत अच्छी है। इससे हम लोग को नए नए चीजें सीखने को और जानने को मिलेंगी, जिस चीज में हम अपनी कला को और बढ़ा सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है। इन बैगलेस दिनों में बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें विभिन्न तरह की मजेदार और सीख देने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। इन दिनों में खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, कला संगीत, टीम वर्क और क्रिएटिव प्रोजेक्ट जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कवायद का मकसद है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि अनुभव और खेल से भी सीख ले सकें। वाद विवाद प्रतियोगिता और भ्रमण से, खास करके वाद विवाद प्रतियोगिता से बच्चों में चिंतन शक्ति का जो विकास होता है और इस चिंतन शक्ति से जो है उनके अंदर तर्क शक्ति जो विकसित होती है, तो कुछ जो अलग होगा, तर्क शक्ति विकसित होगी और जो वास्तव में पढ़ाई होती है उसमें भी तर्क ही काम आता है। तो 10 दिन यदि हम लोग ये सब कराएंगे, मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चों के लिए ही नहीं, इस तरीके की चीजें वाद विवाद प्रतियोगिता और ये टीचरों के लिए भी जो है सरकार को करना चाहिए। आनंदम योजना के जरिए बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें तनाव से मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ इस प्रोग्राम से बच्चों की प्रतिभा को पहचानने, निखारने और तराशने का भी मौका मिलेगा। इसलिए सरकारी स्कूलों में एक शैक्षणिक वर्ष में 10 बैगलेस दिन अनिवार्य किए गए हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। थाने में अक्सर अपराध और उससे जुड़ी जांच का काम होता है, लेकिन जयपुर का एक थाना एक प्रेमी जोड़ी की शादी के लिए मंडप में तब्दील हो गया, जहां न केवल उस जोड़ी की शादी कराई गई बल्कि इस शादी में थानेदार ने कन्यादान का भी धर्म निभाने का काम किया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पुलिस स्टेशन में सजा मंडप, थानेदार ने किया कन्यादान। जयपुर का चौंबू थाना एक अनोखी शादी का गवाह बना।
यहाँ थाने में मौजूद मंदिर परिसर में मंडप सजाया गया और पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ एक प्रेमी युगल का विवाह संपन्न कराया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वरदस्वः स्वस्ति न पूर्वः विश्ववेदः स्वस्ति नो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे हुए और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। जयपुर के चौमू में हुई शादी में ताम झाम तो नहीं था, लेकिन ये शादी सुर्खियों में आ गई। दरअसल शादी की यह रस्में निभाई गई चौमू थाना परिसर में और कन्यादान किया खुद थानेदार ने। इस शादी को लेकर लड़का और लड़की के परिवारों के बीच विवाद था। चौमू में रहने वाले लड़के की दिल्ली की लड़की से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। ऑनलाइन चैट से शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे शादी तक पहुंच गया, लेकिन लड़के के परिवार को शादी पर ऐतराज था। मामला थाने तक पहुंचा तो थानेदार के दखल से दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। आगे चलकर बात और ना उलझे, इसके लिए थानेदार ने फौरन शादी कराने का फैसला ले लिया और थाने के परिसर में मौजूद मंदिर में ही शादी की रस्में पूरी कर ली गई। चलिए अब बात राजस्थान के उस लोक नृत्य की जिसके साथ उस राज्य की संस्कृति और परंपरा जुड़ी हुई है। दरअसल राजस्थान में इन दिनों घूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थानी कला और संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है घूमर फेस्टिवल में बिखरे राजस्थानी संस्कृति के रंग। राजस्थान में लोक संस्कृति का महासमागम हो रहा है, जहां रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें और घूमर की लय पर झूमते कलाकार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। जयपुर में लोक संस्कृति की चमक बिखरी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मन मोह रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक घूमर महोत्सव राजस्थानी लोक संस्कृति में नई ऊर्जा का संचार करेगा और पर्यटन को भी नई दिशा देगा। इस साल घूमर फेस्टिवल का दायरा पहले से कई गुना बड़ा है और जयपुर समेत कई संभागों में बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। मेला आज से आम लोगों के लिए भी शुरू हो गया है और इस मेले का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। आम दर्शकों के लिए खुला ट्रेड फेयर, उमड़ी लोगों की भीड़। देखिए, इस मेले में वैसे तो देश विदेश के हजारों स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें स्थानीय और विदेशी उत्पादों की धूम है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं भारतीय कला और शिल्प से जुड़े स्टॉल्स। यह है छत्तीसगढ़ की कला और ये जिनका स्टॉल है ना, यहाँ पे परिवार के हर सदस्य को कहीं ना कहीं से अवार्ड जरूर मिला है। कोई राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है, कोई स्टेट अवार्डी है और ये लोग हैं छत्तीसगढ़ के जो ये कला को लेकर आए हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव कला है। ये मेटल कला है, हाथ से बनाते हैं आप लोग? हाँ जी मैम। मैं स्पेसिफिकली इसी की बात करूंगी। इसको बनाने में कितना समय लगा है? इसको बनाने में मैम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। बाकी कलर पूरा कंप्लीट अगर बोले तो पूरा दिन लग जाता है। डिमांड है इसकी ज्यादा? हाँ जी मैम, अभी बोल सकते हो बस एक ही पीस बचा है इसका। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको सच बात बताऊं, ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे को ये दिया स्टैंड्स बहुत अच्छे लगे हैं, जिसमें अगर आप इधर की तरफ भी जाएंगे आपको यहाँ पर आर्ट भी नजर आएगा। ये छत्तीसगढ़ का आर्ट है और उसके साथ ही साथ दिया स्टैंड है। एक बहुत ही खूबसूरत सा ये चक्र बना है जिसके बीच में ओम है और आसपास माँ लिखा हुआ है। कितने लोगों को सम्मानित किया जा चुका है आपके घर में? हमारे में तो मैम मेरे जो चाचा हैं उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मेरे दादा को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। मतलब हमारे यहाँ पर अगर बोले मम्मी को उनका बहुत बार न्यूज में भी आ चुका। देश में आने वाले विदेशी मेहमानों या फिर सैलानियों को तमाम औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन ठंड की दस्तक के साथ ही वाराणसी में इन दिनों एक दो नहीं बल्कि हजारों विदेशी मेहमान गंगा के घाटों पर हर बार की तरह पहुंच चुके हैं और इन खास विदेशी मेहमानों से मिलने बड़ी संख्या में देसी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है विदेशी मेहमानों से गुलजार काशी के घाट। जी हाँ, देखिए, काशी के गंगा घाट इन दिनों खास किस्म के विदेशी मेहमानों से गुलजार हैं। यहाँ पर 7 समंदर पार साइबेरियन पक्षी पहुंचे हुए हैं। काशी की घाटों पर पहुंचे विदेशी मेहमानों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके
साइबेरिया से वाराणसी पहुंचे साइबेरियन पक्षियों की गंगा की गोद में अटखेलियां करना इन दिनों सैलानियों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काशी के गंगा घाटों की खूबसूरती तो विश्वविख्यात है, लेकिन इस खूबसूरती में इन दिनों चार चांद लगा रहे हैं साइबेरियन बर्ड, जो साइबेरिया से आते हैं और इन्हें सीगोल पंछी भी कहा जाता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये पंछी खास तौर से भारत और गंगा तट के तमाम इलाकों में प्रजनन के लिए आते हैं और इनके सफ़ेद रंग की वजह से ही इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। खास बात यह है कि जब ये सफ़ेद पंछी साइबेरियन बर्ड गंगा की गोद में अटखेलियां करते नज़र आते हैं तो ये बेहद ही आकर्षक लगते हैं और यही कारण है, चाहे वाराणसी घूमने आने वाला वो देसी सैलानी हो या विदेशी सैलानी, वो इनकी ओर आकर्षित होता है और खींचा चला आता है। हालांकि अक्टूबर महीने में इनके आने की आम बात होती है, लेकिन नवंबर में इस बार इनका आना हुआ है, जिससे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है और इस पर वैज्ञानिक चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल गंगा घाटों की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है जब ये सीगोल पंछी यानी साइबेरियन बर्ड काशी में पहुंचते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।